जैसा आप जानते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स को लेके लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं कुछ हैं, तो हम क्लैरिफाई करने के लिए आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स एक्चुअल में है क्या और कितना लगने वाला है। बहुत से लोग, एक तो सबसे पहले ये समझ लें, जब हम बात करते हैं किसी भी कानून की, किसी भी चीज़ की, मुझे याद है आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा था कि साहब जब आप एंक्रोचमेंट हटाते हो तो जो ये जैसे और देशों में होता है आप हमारे यहाँ क्यों नहीं करते हो, रेगुलराइज क्यों नहीं करते हो, सो एंड सो फोर्थ। तो जब हम बात करते हैं भाई पूरे देश की, तो उसी हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स भी एक ऐसा टैक्स है जो पूरे देश में लगा हुआ है, और JNK अपने आप में सबसे लास्ट स्टेट या यूटी है जिसमें ये इन्फोर्स किया गया है। किसी भी म्यूनसिपैलिटी की आय का एक मुख्य साधन जो है प्रॉपर्टी टैक्स होता है। अगर आप देखेंगे कि जनरली जो म्यूनसिपैलिटी के जो काम होते हैं वो लोगों से जो रोज़मर्रा के जो एकदम टच वाले जो कार्य होते हैं वो सबसे ज़्यादा म्यूनसिपैलिटी ही करती है। आपकी साफ़ सफाई होगी, आप घर से बाहर निकलोगे तो साफ़ सफाई होगी, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक जितने भी एसेंशियल काम है वो म्यूनसिपैलिटी के दायरे में आते हैं, और म्यूनसिपैलिटी अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड कर सके तो उसकी एक आय का एक साधन होता है प्रॉपर्टी टैक्स। और ये एक तरह का प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जिसमें आप जो गरीब होता है, मतलब आप ऐसा नहीं लगते सब पे एक समान लगाते हो, जो गरीब होता है उस पर कम लगता है और धीरे धीरे उसके हिसाब से बढ़ता है। सबसे पहले जनाब ये कोई नई चीज़ नहीं है, पूरे देश में लगती है और JNK यूटी में सबसे लास्ट में लगाया जा रहा है। सेकंड, सर ये हर महीने नहीं देना है, ये साल में एक बार देना होता है। तीसरी चीज़, जो भी इससे पैसा आएगा, मान लीजिए SMC का एरिया है तो वो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर है ये उनके अकाउंट में जाता है, ये कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाता है। उसी तरीके से आप सोचिए मेरे दूर दराज के कुलगांव की अगर मेरी म्यूनसिपल काउंसिल है तो जो वो पैसा जाता है वो उसके अकाउंट में जाएगा। कुलगांव भी मेंटर सेक्रेटरी था उस जिले का, मैंने देखा है वहाँ पे लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलते थे कि साहब ये रोड जो हमें बनाना है या नाली हमें बनानी है, तो उसके लिए पैसे की उन्हें कमी होती थी। वहाँ पे ये जो पैसा जो आएगा वो उसी काउंसिल के अकाउंट में रहेगा और वो वहीं उसी जगह ही इस्तेमाल होने वाला पैसा है, तो एक तरीके से आपकी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी रहेगी। आप ये भी मानोगे कि जैसे ही आपसे यूज़र चार्जेस लिए गए डोर टू डोर कलेक्शन के, आप सब लोग इस बात को मानेंगे, ये ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है। जब तक आपसे यूज़र चार्जेस नहीं लिए गए थे उससे पहले जो सर्विस थी, और जब आपसे यूज़र चार्जेस लिए गए उसके बाद जो सर्विस हुई है, आप खुद उस बात को मानेंगे कि यूज़र चार्ज देने के बाद एक तो जो हमारा नागरिक है उसमें एक जागृति आती है, वो एनलाइटेंड होता है कि नहीं भाई मुझे इसको जो है, मैं आपको यूज़र चार्जेस दे रहा हूँ साहब, मुझे तो आपको, मेरे पास गाड़ी नहीं है एक भी दिन तो आप कहते हो मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं आ रही है कि नहीं, तो इसे एक जागृति आती है। और जहाँ तक रहा JNK के कंटेस्ट में 1000 स्क्वायर फीट तक की जो प्रॉपर्टी है, अच्छा नंबर वन ये तो आपको पता ही है केवल अर्बन एरिया में ही है, रूरल एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, अर्बन एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है वो इससे बाहर है। तीसरा, जो 1000 स्क्वायर फीट तक का जिसके पास अपना मकान है वो इससे बाहर है। लगभग 1/3 से ज़्यादा जो हमारे हैं वो इससे ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं। फोर्थ पार्ट इसका जो आप देखोगे, अगर मान लो आपको किसी प्रॉपर्टी के लिए 100 रुपये देना होता है श्रीनगर म्यूनसिपल काउंसिल में, कॉरपोरेशन में, तो आपको जो काउंसिल में है वो 75 रुपये होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर कमेटी होगा तो केवल 50 रुपये होगा। तो जितना एक आदमी दूर दराज एरिया में रहता है, जो बेचारा अभी गरीब है, अपना मकान बनाया है, तो वो उसमें ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है, 1000 स्क्वायर फीट तक ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है। उसके बाद इसको प्रोग्रेसिवली उसमें बढ़ाया गया है, इसके फैक्टर्स हैं, कैलकुलेशंस हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इसको एक बार देखोगे तो आपके दिमाग से अपने आप ये मिथ्या दूर हो जाएगी। किसी को लगता होगा पता नहीं 6000 ले लेगा, 10,000 ले लेगा, 15,000 ले लेंगे और हर महीने ले लेंगे, ऐसा नहीं है, साल में है। JNK में सबसे लास्ट में लगाया जा रहा है, पैसा लोगों के तुरंत उनके इस्तेमाल के लिए उन्हीं की कमेटी के हाथ में रहेगा। जो काउंसलर रहेगा जिस एरिया से
एक बार कमेटी में पैसा आएगा तो वो उतना ही उससे अच्छा काम कर सकता है। और जो हमारे रेट हैं वो पूरे देश में सबसे कम है। उसका स्लैब आप लोगों के माध्यम से न्यूज़पेपर्स में भी दिखाया गया था कि कितना है। अगर मैं इसमें सिर्फ श्रीनगर कॉरपोरेशन, इसमें क्योंकि कुछ एरिया आप जानते हैं श्रीनगर में भी कुछ पॉश एरिया है, किसी के सर्कल रेट बहुत हाई होते हैं, किसी के सर्कल रेट बहुत कम होते हैं। तो एक रेजिडेंशियल एरिया जो है मान लो 1500 स्क्वायर फीट तक है तो वो 100 रुपये से लेके 1150 रुपये तक जाता है, मतलब मैक्सिमम अगर किसी का सर्कल रेट है। इसका जितना आपका बनता है उसके लिए एक कैलकुलेटर डिज़ाइन किया जा रहा है जो वेबसाइट पे दिखा दिया जाएगा, जिससे आप लोग भी खुद एक बार उसे देख सकते हैं। शेयर कर दिया है सर, है ना, उसको कर दिया है। बाकी इसके बारे में कुछ ये आप लोग को जो बताना चाहें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि सर ने बड़ी इसको सरल तरीके से समझाया है कि किस तरीके से जो प्रॉपर्टी टैक्स जो अभी 21 तारीख को नोटिफाई हुआ है J&K में, इसको लागू किया गया। 2-3 पॉइंट सर, आई मे बी देयर वुड बी बिट ऑफ रिपीटेशन ऑल्सो। सबसे पहले कि जब हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स इसलिए है क्योंकि ये गरीब पे कम और जिस तरीके की इनकम होती है, जिस तरीके की एसेट्स एक इंसान के पास होती है उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। हमारे जनरली जब हम बेसिक टैक्सेस की बात करते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे हम GST देते हैं या सेल्स टैक्स देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पेन है, ये पेन अगर 20 रुपये का है, इसमें अगर 2 रुपये का टैक्स है, ये 2 रुपये गरीब को भी देने पड़ते हैं, ये 2 रुपये अमीर को भी देने पड़ते हैं, ये 2 रुपये किसी मिडिल इनकम वाले बंदे को भी देने पड़ते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स जनरली रिग्रेसिव, इसको प्रोग्रेसिव नहीं माना जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। डायरेक्ट टैक्स में एक जो सिंपल एग्जांपल हम जानते हैं दैट इज़ इनकम टैक्स, कि जितनी इनकम बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में टैक्स देना पड़ता है। इनकम स्लैब कम है, इंसान की गरीब आदमी है, उसको वो टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसी तरह से जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये प्रॉपर्टी टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है और प्रोग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि जिसकी कम एसेट्स हैं, जिसकी कम प्रॉपर्टी है, वो या तो एग्जम्प्टेड होता है या बहुत कम रेट होती है। और जो ही आपकी जो एसेट्स का साइज, एसेट्स का क्वांटम बढ़ता है तो प्रॉपर्टी टैक्स भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है। इसलिए ये प्रोग्रेसिव होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी इसको माना जाता है कि जो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, देश में बड़े एसेट वाले जो हमारे होल्डर्स होते हैं उनका टैक्स गरीब के लिए, उस गरीब के आसपास की डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट जो सर ने भी अच्छे से समझाया है। दूसरा पॉइंट जो बहुत अहम है वो ये अहम है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई GST अभी इकट्ठा होता है तो ये कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है, फिर वहाँ से थ्रू फाइनेंशियल जो जिस तरीके से बजटिंग होती है, फाइनेंशियल बिल्स होती हैं, उसके हिसाब से एलोकेट होता है। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये प्रॉपर्टी टैक्स अर्बन लोकल बॉडी अपने एरिया में खुद इकट्ठा करती है और इसके बाद इसको खर्चा करने का भी अधिकार उसी अर्बन लोकल बॉडी को होता है। इसका मतलब श्रीनगर में जो भी इकट्ठा होगा वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ही अकाउंट में जाएगा और इसका खर्चा, इसको किस तरीके से खर्च करना है, इसको किस तरीके से जो है स्पेंड करना है, कौन सी डेवलपमेंट कामों में करना है, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ओनली। इसी तरीके से छोटी कोई म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल कमिटी है, वहाँ पे जो इसमें कलेक्ट होता है दैट वुड अगेन इट विल नॉट गो टू गवर्नमेंट, ये UT गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, ना ही एक ULB से दूसरे ULB में जाएगा। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी टैक्स श्रीनगर में इकट्ठा होगा ये जम्मू में स्पेंड नहीं होगा, ये अनंतनाग की म्युनिसिपल कमेटी में स्पेंड नहीं होगा। इसी तरीके से जो अनंतनाग म्युनिसिपल टाउन में म्युनिसिपल कमेटी जो इकट्ठा करेगी, म्युनिसिपल काउंसिल जो इकट्ठा करेगी, वो सिर्फ अनंतनाग में ही खर्चा होगा। इससे क्या होता है कि लोकल जो म्युनिसिपल बॉडीज होती हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, उनका रिसोर्स बढ़ता है और इन्हीं कामों से, इसी पैसे से फिर वो लोकली अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। अभी अगर हम श्रीनगर की बात करें, हम लोग हार्डली 10% 12% अपने खर्चे को इकट्ठा कर पाते हैं थ्रू आर रिसोर्सेज, थ्रू आर डिफरेंट मीन्स। बट जब खर्चे की बात करते हैं, चाहे हमें सैनिटेशन की बात हो, सैनिटेशन वर्कर्स को लगाने की बात हो, गाड़ियों को लगाने की बात हो, ब्रूम्स की बात हो, यूनिफॉर्म की बात हो, इसी तरीके से विंटर में स्नो क्लियर करना है, स्नो क्लियरेंस के मशीनरी का खर्चा हो, फ्यूल का खर्चा हो, हमारे स्टाफ का खर्चा हो, कहीं ड्रेन्स बनानी है, कहीं इस समय हम लोगों ने रिसेंटली श्रीनगर में एक ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया था
सर लगभग हमारे यहाँ अभी 1000 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क है और 1500-1600 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क की और ज़रूरत है। सर पिछले साल जो 74th अमेंडमेंट में हमारे यहाँ जो है श्रीनगर के रोड्स ट्रांसफ़र हुए हैं। लगभग हमारे पास 2200 किलोमीटर ऐसे रोड्स हैं जिन पे मैक्सिमाइज करने की ज़रूरत होती है, जिनको जो मोटरेबल ज़रूरत है। पूरे अगर हम गलियों की ही बात करें लगभग हमारे पास 7000 7500 लेन्स बाई लेन्स है शहर में। तो जो ये पैसा है, जो भी ये रिसोर्स है, ये इसी काम में, इसी पब्लिक सर्विस के लिए यूज़ होगा। बाकी भी अक्रॉस द कंट्री जितनी भी म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, चाहे बड़े को अगर हम बीएमसी या अहमदाबाद या बेंगलोर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को भी छोड़ें, जो छोटी छोटी या हमारी जो लेवल की या हमारे टाइप की इकोनॉमिकली या जियोग्राफिकली जो हमारी इक्वली सिमिलरली प्लेस्ड सिटीज़ हैं या टाउन्स हैं, वहाँ पे भी सबसे बड़ा मेजर जो एक इनकम का सोर्स होता है वो ये प्रॉपर्टी टैक्स होता है। और एक जो बहुत अहम जो JNK में जो प्रॉपर्टी टैक्स नोटिफाई हुआ है, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि जो एक मॉडल है, इज़ अ वेरी सिंपल मॉडल। दूसरा, इसमें जो रेट्स लगाई गई हैं वो बेहद ही कम रेट्स हैं, काफ़ी लो रेट्स पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे सर ने भी अभी बताया, इसमें जो हमारे गरीब तबका होता है जिसमें अक्सर 1000 वर्ग मीटर स्क्वायर फीट से कम जो 1000 स्क्वायर फीट से कम जो एरिया होता है उनको एग्जम्प्ट किया गया है। इसके बाद चाहे 1000 से 1500 है, 1500 से 2000 है, उन सब की भी स्लैब्स बनाई गई हैं। स्लैब्स इस तरीके से बनाई गई हैं कि वो मॉडरेटली इंक्रीज होता है, एकदम से जंप नहीं करता है। दूसरा, जब हम ये इनफैक्ट आज जो हमने ये मीटिंग रखी थी इसीलिए रखी थी कि हमने एक डिटेल प्रेजेंटेशन भी बना के रखी है कि ताकि हम सबको के साथ डिस्कस भी करें किस तरीके से कैलकुलेट करना है, कितना आसान है कैलकुलेट करना। और कोई कहता है कि जी मेरा 5 लाख लग रहा है, 4 लाख लग रहा है, जो कि सही बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों ने आज पेन और पेपर भी सर यहाँ पे रखे हुए हैं कि इसके बाद वील डू दिस एक्सरसाइज, जैसे हम लोग 8th 9th में मैथ का क्वेश्चन करते थे, इसी तरीके से करेंगे कि ये जो हमारा कैलकुलेट जब हम करते हैं जो ये प्रॉपर्टी टैक्स है, दिस अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 फैक्टर्स, 9 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन से एक वैल्यू आता है जिसको हम टैक्सेबल एनुअल वैल्यू कहते हैं। उस टैक्सेबल एनुअल वैल्यू का 5% रेजिडेंशियल पे है और 6% जो नॉन रेजिडेंशियल पे है। कैलकुलेट करने की प्रोसेस भी बड़ी सिंपल है। इसका एक बेसिक वैल्यू जिस पे एंकर किया गया है वो हमारी सर्कल रेट है। सर्कल रेट जो हर साल जो नोटिफाई होती है हर डिस्ट्रिक्ट में, बहुत कमर्शियल रेजिडेंशियल के बेसिस पे, उस सर्कल रेट से या उस स्टैम्प ड्यूटी रेट से हम एक लैंड वैल्यू फैक्टर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह का 60 लाख रुपए है सर्कल रेट, उसमें से हम 6 हम लेते हैं लैंड वैल्यू फैक्टर। किसी जगह पे अगर 1 करोड़ है सर्कल रेट तो हम 10 ले लेते हैं लैंड वैल्यू फैक्टर। किसी जगह पे अगर 5 लाख है सर्कल रेट तो 0.5 इज़ द लैंड वैल्यू फैक्टर जो हम लेते हैं। उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग फैक्टर से, जिसमें एक यूजेज फैक्टर है, ये रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, किस तरीके का कमर्शियल है। ये इसका एज फैक्टर एक और फैक्टर है कि जितनी पुरानी बिल्डिंग है उतना उस पर कम जो है टैक्स लगता है, उस तरीके से वो फैक्टर रखा गया है। एक फ्लोर फैक्टर रखा गया है कि फ्लोर वाइज किस तरीके से, जैसे फ्लोर फैक्टर अगर कमर्शियल में ग्राउंड फ्लोर पे 1 लगता है, हमारे फर्स्ट फ्लोर पे 0.9 लगता है, सेकंड फ्लोर पे 0.8 लगता है, कि जितना ऊपर के फ्लोर्स होते हैं उनमें ये रेट ऑटोमेटिकली और कम चली जाती है। एज के बेसिस पे जैसे अभी बता दिया, एक और फैक्टर है कंस्ट्रक्शन टाइप का फैक्टर, कि अगर एक RCC स्ट्रक्चर है तो उस पर मैक्सिमम फैक्टर 1 है। अगर नॉर्मल हमारा लोड बेयरिंग दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे कम है, कच्चा है तो और भी कम उस पे लगता है। तो बड़े सिंपल आसान तरीके से, आसान मॉडल के साथ ये बनाया गया है। बेसिक ऑब्जेक्टिव आज इस प्रोग्राम में हम लोग एक डिस्कशन में डिटेल में ये चीज़ समझाएंगे भी। और वन थिंग दैट वी वांट टू डू इज़, हम हमारे सभी साथियों को आज एक पेन और पेपर भी देना चाह रहे हैं ताकि वो खुद कैलकुलेट करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अफवाहें फैलाते हैं कि बड़ा एकदम से दिस इज़ समथिंग डिसप्रपोर्शनल। वो चीज़ तभी खंडित हो जाती है जब आप खुद कैलकुलेट करते हैं। हम लोग कल जैसे 2-3 एग्जाम्पल में देना चाहूँगा। यहाँ लाल चौक हमारा सबसे प्राइम एरिया है। अगर लाल चौक में आपकी लगभग 300 स्क्वायर फीट की दुकान है, जो अच्छी खासी दुकान है, उसका साल का ये लगभग 2200-2300 रुपये बनता है।
समथिंग अराउंड दैट। इसी तरीके से अगर आपका राजबाग में है 1 कनाल की ये है तो उस पर भी आप देख सकते हैं 2000-2500 इसी के अराउंड ये बनता है। ये सभी कैलकुलेशंस भी हमने जो है अपने रखी भी है। इस समय हम लोगों ने ट्विटर हैंडल वगैरह पे भी एक बेसिक कैलकुलेटर भी शेयर किया है जिसमें आप अपनी ये डेटा डाल के खुद देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स कितना बनता है। बहुत ही कम जो है अमाउंट ये बनता है। इसमें सभी प्रोविजंस रखी गई हैं जिससे ये ज़्यादा प्रोग्रेसिव बने। इसमें ये भी है कि अगर टाइमली पे किया जाता है तो उसमें 10% का एग्जम्पशन भी होता है। सो कुल मिला के आई थिंक इन कंक्लूजन बिफोर वी प्रोसीड फॉर द फर्दर प्रोग्राम वी वांट टू ड्राइव दिस पॉइंट कि किसी भी तरीके से अफवाहों का, किसी भी तरीके से जो अनसबस्टेंशिएटेड क्लेम्स पे उन पे जो है बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ये एसओ भी पढ़ सकते हैं, इसके साथ जो एनेक्शर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। खुद जहां अपने घर का भी, अपने प्रॉपर्टीज़ का भी, जहां पे भी आप रहते हैं, आप खुद अपना कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आप ये खुद ही समझ पाएंगे कि ये किसी भी तरीके से इट इज़ नॉट डिस्प्रपोर्शनेट, इट इज़ ओनली समथिंग जो बिल्कुल एक प्रोग्रेसिव और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इससे जो भी रिसोर्स, जो भी इसमें व्हाटएवर कलेक्शन हैपन्स, जो भी इसमें से फंड्स इकट्ठा होंगे, दोज विल बी यूज्ड by the local body for the development, for the improvement of services for its citizens. Thank you. कोई क्वेश्चन? Yeah, please. You are saying that poors are exempted because houses square feet से ज़्यादा जिनका होगा उन्हीं पे levy किया जाएगा टैक्स। But कश्मीर में everyone has more than 1000 square foot ज़मीन। गरीब से गरीब के पास भी 4 मरले 5 मरले है ही है। तो how can we say poor are exempted? जी सर, दो चीज़ें, जब हम 1000 स्क्वायर फीट की बात करते हैं तो हम 1000 स्क्वायर फीट एरिया लैंड की बात नहीं करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्ट अप एरिया। तो इनफैक्ट अगर आप हमारे श्रीनगर की ही बात करते हैं, डाउनटाउन के आप अक्सर एरियाज़ को देखते हैं, हमारा लार्ज प्रोपोर्शन जो एक गरीब तबका है, दे फॉल विद इन दिस 1000 स्क्वायर फीट ब्रैकेट। इनफैक्ट इसका भी एक लॉजिक है कि 1000 स्क्वायर फीट ही क्यों, कि जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना के देखते हैं, जब हम लो इनकम ग्रुप में हाउसिंग का डेफिनेशन देखते हैं, सो उसमें दिस हैज़ बीन डन कीपिंग दैट थिंग्स और दोज थिंग्स ऑल्सो इन माइंड। दूसरी चीज़, जब 1000 स्क्वायर फीट से आगे का है, उसके बाद का मतलब ये नहीं हो कि किसी का अगर 1100 या 1500 स्क्वायर फीट है तो उसका एकदम से बहुत ज़्यादा है। उसका भी जो प्रॉपर्टी टैक्स मान लीजिए 1000, दैट इज़ अगेन वेरी नॉमिनल, दैट्स अगेन वेरी मिनिमल। People are reacting because it's happening in Kashmir for the first time. It's in the history, it's for the first time. That's why people are getting anxious and सर ये बताइए कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इलेक्टेड बॉडी है कॉर्पोरेटर्स की, एंड थ्रू सोशल मीडिया एंड अदर मीडिया दे हैव रिजेक्टेड इट। विल एसएमसी स्टिल गो अहेड एंड इम्पोज इट? सबसे पहले क्योंकि अगर आप ये एसओ पढ़ेंगे, इस एसओ में देयर इज अ रेफरेंस टू सेक्शन 143A ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसमें द गवर्नमेंट हैज़ द पावर्स एंड अथॉरिटी पावर्स टू इम्प्लीमेंट एंड इशू दिस ऑर्डर, जिसको इशू किया गया है। एंड इट इज़ क्लियरली रिटन इन द ऑर्डर दैट दिस विल बी implemented from 1st April 2023 and it will be implemented with that timeline, with that direction as the government has already issued. As far as the fact is concerned, again कि अगर ये order अगर government ने issue किया हुआ है, but this has been issued for the empowerment, for the improvement of the municipal bodies, मुझे लगता है सबसे बड़ा beneficiary इसका municipal corporation ही होगा। इससे जो भी funds, whatever, it's again at the cost of repetition, whatever the taxes will be collected, that will be in the account of municipal corporation only, और हमारी municipal corporation ही decide करेगी उन funds को किस तरीके से कैसे spend करना है। Sir, government has already set senior citizens and several persons property tax rate, which offers tax credit to the property owners. क्या वो यूटी में भी इसमें भी कई तरह के जो एग्जम्पशंस हमारे, फॉर एग्जांपल अगर आप जो एक्ट भी देखेंगे उसमें भी कई सारे प्रोविजंस में वो एग्जम्पशंस दिए गए हैं। दोज एग्जम्पशन सिमिलरली जो रूल्स भी फ्रेम किए गए हैं, उन रूल्स में भी वो एग्जम्पशंस, काफ़ी सारे एग्जम्पशंस आर ऑलरेडी देयर। दोज एग्जम्पशंस वुड बी टेकन केयर ऑफ। यस, जिस तरीके से अभी सर ने भी बताया कि जिस भी रेजिडेंशियल विच इज़ लेस देन 1000 स्क्वायर फीट,
दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स। उन पे कोई भी जो बेसिस है प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन का, दैट इज द बिल्ट अप एरिया। तो इसमें द कैटेगरी ऑफ द पर्सन विल नॉट बी कंसिडर्ड, इट वुड बी द बिल्ट अप एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी। क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स है ना, तो प्रॉपर्टी इज द बेस। सर आपने अभी बताया जो एक टैक्स जो भी देगा प्रॉपर्टी टैक्स वो आर एलिजिबल टू पे, तो वो टैक्स का पैसा यहाँ के जो डेवलपमेंटल वर्क है उसमें लगेगा। सर अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें जो ना इकोनॉमी को समझते हैं अच्छे से, उनका ये कहना है कि जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी किसी भी जगह, चाहे हम यूटी की बात करें, स्टेट की बात करें, कंट्री की बात करें, तब तक इकोनॉमी बूम नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और यहाँ पे टैक्स लगाया जा रहा है हर किसी। अगर हम खाने की चीज़ों से अगर हम स्टार्ट करें, सुबह जब उठते हैं चाय पीते हैं, दूध से स्टार्ट करें हम, बल्कि शाम के खाने तक हर किसी चीज़ में GST है। अब आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मोर देन 20%, जहाँ तक मुझे याद है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? तो यहाँ की इकोनॉमी सर्वाइव करेगी जम्मू कश्मीर की, स्पेशली जो मैं करता। देखिए इसमें दो तीन चीजें साफ साफ हैं। नंबर वन, आप ये बताइए, जैसा अभी कमिश्नर साहब ने बताया आपको, अगर म्यूनसिपैलिटी 100 रुपये का खर्चा है इसका, तो इसकी इनकम कितनी है? जिन्होंने कहा 10 रुपये। हाँ आता हूँ मैं इस पर। तो जो आप सैनिटेशन फी और जितने भी जो फी लगा के जो इनकम है कॉरपोरेशन की, वो 10 रुपये है अगर खर्चा 100 रुपये है। तो फिर आप क्या करते हो कि जब आपको अच्छी सर्विसेज देनी है, जैसे आपको कहा कि अब आपको रोड ट्रांसफ़र हो गए हैं, फिर आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भाई थोड़ा इनकम अपनी बढ़ाई जाए, यही सोचेंगे आप। क्योंकि जब आपको अच्छी सर्विसेज देनी है तो आपको इनकम भी चाहिए, उसके लिए पैसे भी चाहिए। इफ़ नॉट प्रॉपर्टी टैक्स देन व्हाट एल्स? ओके, बिकॉज इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं इमीडिएटली जो वाइडली एक्सेप्टेड है। यही नहीं, पूरे देश में दिया जाता है। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, हम तो फार्मर इनकम की बात कर ले, हम देश में टॉप 5 में आते हैं, तीसरे या चौथे पे आते हैं पर कैपिटा फार्मर इनकम की बात करें। आप हमारी बाकी जो डाटा उठा ले, मैं ओपिनियन की बात नहीं कर रहा, मैं डाटा की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ओपिनियन में तो आप कह सकते हो साहब मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक ओपिनियन है, बट मैं डाटा की बात कर रहा हूँ साहब। चाहे वो बिहार हो, उड़ीसा हो, जहाँ हमसे कम लोग पैसा कमाते हैं, वहाँ भी लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं और अपनी कॉरपोरेशन को देते हैं और उनको उसी से अच्छी सर्विसेज मिलती है। JNK में अभी जो हालात है आप भी जानते हैं, नंबर ऑफ टूरिस्ट पहले कितने थे, आज कितने हैं। एप्पल की पैदावार हो, केसर हो, या पहले कितनी थी और आज कितनी है, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि पहले से बेहतर है, नंबर ऑफ टूरिस्ट पहले से ज़्यादा अच्छे हैं, लोग अच्छे पहले से कमा रहे नहीं कमा रहे, ये आपके ऊपर है। सर ये बताइए, प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड जो बना था, that was constituted in 2013 and both the houses, legislative assembly and council passed that legislation. Has government picked up things from there, or this process, this notification is a process that was restarted after 2019? देखिए इसमें जो अनेबलिंग पावर है, जो अमेंडमेंट किया गया था, वो आपको पता है ईयर 2020 में एक अनेबलिंग प्रोविजन जो इसमें लाया गया था, जिसको इन्वोक करके ये इसमें कानून को लाया गया है, ठीक, जिसमें इसको लेके आए हैं। और ये जो प्रोविजन है ये देश की पार्लियामेंट ने उसमें इंक्लूड कराए हैं। तो कोई ये कहे कि भाई इसमें कोई मतलब अनऑथराइजली विदाउट पावर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया हो, आज की डेट में JNK में भी आप भी अच्छे से जानते हैं, एक्सेप्ट असेंबली, बाकी सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो तो ऑलरेडी है ही। नीचे चाहे म्यूनिसिपल काउंसिल हो, कमेटी हो, पंचायत हो, या ऊपर ऑनरेबल MPs जो होते हैं वो भी है। तो ये ड्यू प्रोसेस के थ्रू ही लाया गया। कोई ऐसा होता है बंदा जिसको विरासत में प्रॉपर्टी मिली होती है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, फादर की डेथ हो गई, उसकी प्रॉपर्टी थी, तो अब वो उसमें रहता है, लेकिन खुद अनएम्प्लॉय है वो शख्स, तो कैसे टैक्स आप वसूल करेंगे? सर देखिए, जब आप कोई भी कानून बनाते हैं ना, तो आप एक एक इंडिविजुअल केसेस को उस तरह से छांट के नहीं कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, जब मैं प्रॉपर्टी टैक्स बनाता हूँ तो प्रॉपर्टी को माइंड में रख के बनाया जाता है।
ओके, कि उसके पास कितनी है, और एक व्यक्ति उसी हिसाब से जब एक घर में रह रहा है, उसके पास इतना है, मान लो उसके पास कमर्शियल शॉप है या उसके पास एक कोठी है 1 कनाल की, और वो फिर क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन भी तो आपको करना है ना, जब आपको बहुत ज़्यादा उसमें सब्जेक्टिविटी उसमें नहीं ला सकते हैं कि अगर एक बंदा होगा उसके साथ ये होगा, फिर कोई कहेगा नहीं उसके पास, मान लो उसके पास और कर्जा हुआ तो साहब वो कैसे करेगा। तो आपको इम्प्लीमेंट करने के हिसाब से भी ऐसे ही लाना होता है कि जो एक फेयर तरीके से आप इम्प्लीमेंट करें।